नमस्ते मित्रों। बहुत दिन से मैं आपसे बात करने की सोच रहा था अपने लोगों से। बड़ी दिल में बहुत सी बातें कई समय से घुमड़ घुमड़ के दिमाग में आ रही थी। अब मैंने भी अपने जीवन के 75 वसंत पूरे कर लिए हैं। 76 वर्ष की उम्र में मैं प्रवेश कर लिया है 10 जून से। बड़ा जीवन काल खट्टा मीठा अनुभवों से भरा हुआ है। करीब 48 वर्ष पूर्व मैंने एमएस सर्जरी में डिग्री हासिल की और सरकारी नौकरी में आया। नौकरी में आने के बाद जितना लोगों की सेवा कर सकता था मैंने किया। एक ही काम नहीं किया, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। मुझे बड़ी खुशी होती थी किसी मरीज को देखकर, उस मरीज की सेवा कर कर मुझे जो खुशी होती थी वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। सन 2015 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद भी मैंने किडनी डायलिसिस यूनिट्स में 5 साल फ्री सेवाएं दी। कोरोना के अंदर घर रहकर ही मैंने एक एजुकेशन स्क्रिप्ट या कहो छोटे छोटे लेक्चर्स आम लोगों में व्हाट्सएप के दौरान दिए। उसको उस 2 साल की सेवाओं को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी एक्सेप्ट किया और प्रशंसा की, प्रशंसा पत्र भी दिया। आज इस उम्र के इस पड़ाव पर कुछ सच्चाइयां मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व में मेडिकल प्रोफेशन और एजुकेशन इतने पवित्र धंधे होते थे कि जिनको इसमें आना होता था वही आते थे और अपनी सेवाएं देते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बच्चों को आटा घोल के पिलाया और भी गुरु लोग उनके बच्चों को येन केन रखे, लेकिन उन्होंने शिक्षा दीक्षा पूरी अच्छे से की। वैद्य ये नहीं देखते थे किस जगह से आया है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वैद्य जी श्रीलंका से बुलाए गए और उन्होंने लक्ष्मण जी की मूर्छा का जो भी इलाज सजेस्ट किया, वो जड़ी बूटी, वो हनुमान जी लाए। कहने का मतलब कोई इलाज करने में या किसी को शिक्षा दीक्षा देने में किसी प्रकार का वेतन या पैसे का आदान प्रदान कहीं भी वर्णित नहीं है। लोग बाग स्वेच्छा से डॉक्टर या वैद्य का या शिक्षक का भरण पोषण समाज करता था। खेती बाड़ी से जो अनाज होता था उसका एक हिस्सा डॉक्टर के घर, उसके अलावा शिक्षक के घर, और भी जो समाज की आवश्यक सेवाएं थी, जैसे गांव का नाई है या चमार है या किसी ऐसी जाति का है जो सेवा देता था, उन लोगों को अनाज और भरण पोषण जो जहां जिस व्यवसाय में था वो गांव में सेवा देता था और उस सेवा का प्रतिफल भरण पोषण के लिए गांव वाले जिम्मेदार रहते थे। समय बदल गया, समय पैसे में परिवर्तित हो गया। आज व्यवसायीकरण इस हद तक हो गया कि एक स्कूल दूसरे स्कूल से कंपटीशन में है कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। एक अस्पताल दूसरे अस्पताल
ने ये देखता है कि कितना प्रॉफिट कमाऊं। डॉक्टर्स उनके हाथ हाथ में टूल्स हो गए, उनको उनकी सेवाओं की जो प्रतिफल मिलता है उसके अलावा बाकी सेवाओं के चार्जेस हॉस्पिटल्स के इतने हो गए कि आम लोगों के बस की बाहर की बात हो रही है। यही हाल शिक्षा का है। हमारी शिक्षा पद्धति में 5 स्टार होटल पैटर्न आ गया, चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो। वहाँ एयर कंडीशन हॉल और पढ़ाने के नई नई ईजाद तरकीबें ऐसा मन लुभावन पेरेंट्स को या मरीजों को अट्रैक्शन देते हैं कि आदमी कहीं से भी पैसा बचा के करके वहाँ दाखिला देने की कोशिश करता है। क्या हो रहा है? तो हमारी तो उम्र हो गई, लेकिन आगे क्या होगा? इस वैश्विक स्थिति में लाभांश, प्रॉफिटेबिलिटी हर व्यवसाय में आएगी। सेवा के व्यवसाय थे, उनको लोगों ने प्रॉफिट के व्यवसाय बना लिए। अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को चाहे बैंक से लोन लेके या कहीं से कर्ज लेके या जमीन जायदाद बेच के, शिक्षा दीक्षा और इन्वेस्टमेंट, और फिर आम लोगों से ही वसूलते हैं। कहीं कोई भी कीमती चीज है वो अल्टीमेटली एंड पॉइंट पे जाके वो मरीज के ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर ही वो वजन होती है। यदि लोन भी लिया है तो उसको वो ताजन में नहीं चुका पाता है। और भी प्रोफेशन में ये व्यवसायीकरण आया है। हमारे देश के चिंतकों ने विचार करना चाहिए। ये महंगे अस्पताल, महंगी शिक्षा, महंगी लाइफ स्टाइल को ही यदि आप अपनी प्रगति का सूचकांक मानते हैं, मैं क्या कह पाऊंगा। पुराने विचारों का इंसान हूं। इन सेवाओं को किसी भी तरीके से हमें जान बचाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए या अन्य समाज की उपयोगी व्यवस्था देने के लिए नए उपाय सोचना चाहिए। अब हमारा समय निकल गया, हमने प्रैक्टिस नहीं की, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की, पेंशन है। लेकिन ऐसे भी है जिनके पास पेंशन नहीं है, वो क्या करेंगे? तो ऐसी संस्थाएं और हों कि जहां हमारे जैसे लोगों का भी उपयोग किया जा सके। निस्वार्थ कहिए या नॉमिनल यात्रा भत्ता दें, पूरा ना भी हो, सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन उपयोग लें। जो हमने जीवन में अर्जन किया है वो हमारे साथ एक दिन चला जाएगा। आज दिमाग हमारा वही कंप्यूटराइज सोचता है। मरीज के डायग्नोसिस के लिए उसका हिस्ट्री जानते हैं, और जो सबसे अति आवश्यक इन्वेस्टिगेशन है, जांचें हैं, और हमें जरूरी है जान बचाने के लिए, तो भले ही उन जांचों को हम सजेस्ट करें, लेकिन एक ऐसा पैटर्न नहीं ले आए कि मरीज आया और ढेर सारी जांचें लिख दी और फिर इलाज के लिए एक सेकंड ओपिनियन बोल दिया, थर्ड ओपिनियन बोल दिया। आखिर उसकी जान कहाँ जाके बचेगी? अब इस चीज को, क्रिटिसाइज को आप अन्यथा न लेवें, बल्कि मैं चाहूंगा कि इस पर गौर किया जाए और हम किस तरीके से व्यवस्था को संभाल सकते हैं। ये कोई उद्योग नहीं है। लोग बाग जैसे होटल व्यवसाय खोलते थे, लॉजिंग बोर्डिंग खोलते थे, चाहे वो काबिल हो ना काबिल हो, आज उस पैटर्न पे यदि मेडिकल प्रोफेशन को चलाना है तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड रहेगा? मित्रों, गौर करने लायक बात है। समाजविद
पर विचार करेंगे और सरलीकरण लाएंगे। 70% बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्राइमरी लेवल पर शरीर भी ठीक ऑटोमेटिक करने की कोशिश करता है, बॉडी की इम्यूनिटी कोशिश करती है, हीलिंग पावर बड़ा रहता है, उनमें महंगे महंगे इन्वेस्टिगेशन और इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। इन दवाओं के लंबे प्रभाव में, क्रॉनिक बीमारियों में ऐसी दवाएं मजबूरी में दी जाती हैं कि उनके सिस्टम्स फेल होने लगती हैं, चाहे लीवर हो, किडनी हो, ब्रेन हो, मल्टी सिस्टम फेल्यूर में जाता है। हमेशा कोई अमर होकर नहीं आया है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों। मेरे इस कथन से किसी को बुरा लगा तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आप इसको सुन के भूल जाइए, और जो लोग सोचते हैं उसको गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की बात कही है, उम्मीद है कि लोगों को जचेगी, सोचेंगे, कुछ रास्ता तो निकालेंगे। आखिर सामाजिक चिंतन से ही सामूहिक रूप से रास्ता निकाला जाता है। बहुत ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है जगह जगह, क्योंकि उसमें आप हॉस्पिटल्स में महंगे से महंगे उपकरण लगाएंगे, महंगे से महंगी जांचें होंगी, तो सोचते हैं कि मल्टी सिस्टम फेल्यूर में वेंटिलेटर्स पे हम बचा ले जाएंगे। जानलेवा बीमारियों में कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्रेन में हेमोरेज है, इन्फॉक्शन है, किडनी फेल्यूर है। लॉन्जेविटी में थोड़ा 1% से 5% अंतर जरूर आ जाए। हाँ, क्वालिटी ऑफ द लाइफ यंग आदमी जिसके पास फैमिली का वजन है, उसके लिए हर भरसक प्रयास इलाज में करना चाहिए, और उस जान को बचाने देश के लिए हितकर भी रहता है। दवाइयों में कुछ ऐसा धंधा चल रहा है, 30-40% तक ओवर प्राइसिंग हो रहा है, मरीज को पता ही नहीं चलता है। अभी आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की है, लेकिन लोगों को फिर शंका भर दी गई कि वो मानक दवाएं होंगी कि नहीं, इतनी महंगी दवा और एक सस्ती दवा, ये इस पर शासन को कठोर नियंत्रण रखना पड़ेगा कि उनकी इफिशियंसी दवाओं की वो बराबर मेंटेन रहे, और जन औषधि केंद्रों पर भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में लिखी हुई महंगी एमआरपी को छोड़ के कितना प्रॉफिट लेते हैं। इस ऐसी भी कुछ लिस्टें आम आदमी के लिए प्रयोग के लिए रखी जानी चाहिए, जिससे उनको ये रहे कि वो ठगे नहीं जा रहे हैं। और घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटे छोटे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उसमें अपने बच्चों के लिए समय दें, उन्हें व्यवहारिकता का ज्ञान दें, उनके साथ बैठें, समय दें उनको, और शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करें। हम लोग उस जनरेशन के हैं जहाँ जाते थे स्कूल झोला लेके, तो सबसे पहले एक कोने में झोला रखते थे, टाट पट्टी को खोल के झाड़ू बुहारी करते थे, फिर टाट पट्टी लगती थी। एक या दो शिक्षक प्राइमरी लेवल पे रहते थे, वो सब विषय पढ़ाते थे। मिडिल पे भी यही व्यवस्था थी कि वो टीचर दो दो तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ाते थे, इवन हायर सेकेंडरी में भी। अब शिक्षा पद्धति के लिए मूल रूप से जो आदिकाल की है उसको विश्वास करना पड़ेगा। विज्ञान के साथ जो डेवलपमेंट हुए उस शिक्षा को भी समझना जरूरी है। लेकिन ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, ढेर सारे मेडिकल कॉलेज, उन पे होने वाले खर्चे, शिक्षकों की तनख्वाह और उनको मेंटेन करने के लिए खर्चे, क्या इसका और कोई सुगम रास्ता नहीं हो सकता? ये
लेक्चर 15 अगस्त के लिए मैंने तैयार किया था, और आपको यदि अच्छा लगे अप्रिशिएट कीजिएगा। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत। धन्यवाद।